Hello students, welcome to Dia Educates. Smart Mind, Smart Solutions. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी तिवारी योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है, गोल गाइडर्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि अब हम आपका फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स में वो बहुत क्वालिफाइड है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट? तो हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उस पे बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आपको क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 2021. Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, and उनके पास 18 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैकल्टी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी है, टीचिंग भारत की एक्स फैकल्टी रह चुकी हैं, एग्जाम फेयर की एक्स कंटेंट क्रिएटर है 11th और 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो बेसिकली हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम। हमारी कोशिश है कि आप अपने गोल अचीव कर पाए। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने एंड fill the above link given there and then you will join directly to our group that is Diya Gem। and ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। Diya Gem का मतलब है बेसिकली you are precious like gem to us। Let's start our lecture today। We are starting with class 9 science chapter 10 gravitation part 1। स्टूडेंट्स, बेसिकली ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन स्टूडेंट्स होता है ग्रेविटी। ग्रेविटेशन वर्ड ही ग्रेविटी से बना है। ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेविटी के हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप पेड़ से किसी चीज को गिरता देखते हैं, जैसे कि पेड़ है, पेड़ से कोई फ्रूट गिर रहा है या लीव्स गिर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है, वो चीजें सारी नीचे की डायरेक्शन में आती है, मींस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो स्काई की तरफ जा रही है या किसी और डायरेक्शन में जा रही हो। या कोई भी चीज, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो कोई बॉल हो, चाहे कोई भी चीज इस जितने भी हमारी अर्थ में जो हम अपनी आईज से देख रहे हैं, अगर कोई भी चीज गिर रही है तो हमेशा आप उसे नीचे की डायरेक्शन में गिरते हुए देखेंगे, मीन्स टूवर्ड्स द अर्थ गिरते हुए देखेंगे। और उसका रीजन होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हर एक चीज नीचे की तरफ गिरती है और उसी से ही वर्ड बना है ग्रेविटेशन। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ग्रेविटेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक की, किसी चीज का अपना सरफेस ना छोड़ना या किसी चीज का अपने सरफेस की टुवर्ड्स आना, वो अट्रैक्शन, वो फोर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट? हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स के। हम आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेट्स सी दैट। तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कि हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, कि बेसिकली न्यूटन्स ने हमारा क्या लॉ दिया था ग्रेविटेशन के ऊपर। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सो एज यू ऑल नो, व्हेनेवर वी थ्रो एनीथिंग इट मूव डाउनवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ। जैसे कि हमने पढ़ा चैप्टर की शुरुआत में ही कि हम किसी भी चीज को थ्रो करें वो हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज
अर्थ की तरफ मूव करता है। हमारी अर्थ राउंड है, हम किसी भी पॉइंट पे हो हमें तो यही फील होगा, हमें क्योंकि एक सरफेस दिख रहा है, हमें यही लगेगा कि वो डाउनवर्ड जा रही है, बट बेसिकली वो अर्थ की टुवर्ड जा रही है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं आप किसी और डायरेक्शन में मत जाओ, आप मेरी ही तरफ आओ। सो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे हम ले सकते हैं कि हम कहते हैं, किसी महान मूवी का डायलॉग है कि अर्थ जो है हम उसके बच्चे हैं और वो हमारी धरती में है। सो बेसिकली वो हमें किसी और डायरेक्शन में नहीं जाने देती, वो हमें अपनी तरफ खींचती है। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ये जो चीज है, ये जो अर्थ का खींचना है, ये एक फोर्स होती है स्टूडेंट्स, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स होती है। जैसे कि हम आगे इसे फर्दर और स्टडी करेंगे कि क्यों ये हम इसे एक फोर्स बोल रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर लॉजिक्स हैं। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोलता है कि साइंस जो है वो लॉजिक और लॉस पे चलती है, वो इन फिक्शंस पे नहीं चलती कि धरती माँ ने अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहा तो अपनी तरफ खींच लिया। इन फ्रिक्शंस पे हमारी साइंस नहीं चलती है। स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा जो ये यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, पेड़ से पत्तों का गिरना, या फिर पेड़ पे आप कहें कि फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो वो अपनी डाल को छोड़ देते हैं, मीन्स अपनी ब्रांचेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ब्रांचेस इतनी सूख जाती है। जब तक फ्रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो अपनी ब्रांच से लेता रहता है, स्टेम से लेता है, बट जिस मोमेंट पे उसको लगता है कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं अपनी प्रॉपर अपने आप को रख सकता हूँ, मैं हो गया हूँ इस लायक कि मेरे को टूटना है, तो वो उसमें से नीचे गिरता है। पर आपने उसे कभी किसी और डायरेक्शन में गिरते नहीं देखा होगा, कभी ऐसा नहीं दिखा होगा कि अगर किसी नीचे की डाल में है तो वो उड़ के किसी और डाल में चला जाए, वो हमेशा नीचे की तरफ जमीन पर गिर जाता है। या स्टूडेंट्स अगर आप बॉल का एग्जांपल लें, जैसे कि यहाँ पे इस पर्सन ने बॉल पकड़ी हुई है, तो इस बॉय ने जब बॉल को थ्रो किया, इसने इसे मान लीजिए ऊपर की तरफ थ्रो किया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बॉय ने इस बॉल को इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ थ्रो किया, पर फाइनली ये बॉल एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद नीचे की ही डायरेक्शन में आ गई। मतलब आप यहाँ से हमें पता लगता है कि कोई भी चीज आप उसे किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करें, फाइनली वो चीज एक पॉइंट पे आके नीचे की डायरेक्शन में चली जाएगी, मीन्स टूवर्ड्स द अर्थ ही मूव कर जाएगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आप उसे किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। जैसे कि आप लीव्स लीजिए, या स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यहाँ पे अगर आप देखें तो मास पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल जनरली एग्जांपल देखिए, आपकी एक बॉल हैवी है तो बॉल एज कंपेयर टू लीफ हैवी होती है, मींस अगर आप बॉल का कंपैरिजन छोड़ के, एक पेड़ में क्या क्या आता है, एक पेड़ में ब्रांचेस होती हैं, एक पेड़ में लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं। सो बेसिकली अगर आप इनको ऑर्डर में लगाएं, सबसे ज्यादा लाइट वेटेड क्या होता है, लीफ बहुत लाइट वेटेड होती है, उससे ज्यादा मतलब हैवी थोड़ा सा फ्लावर होता है, या फिर उससे हैवी होता है फ्रूट होते हैं, और सबसे ज्यादा हैवी ब्रांचेस होती हैं। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, अगर एक पेड़ की डाल नीचे टूटकर गिर जाती है, अगर वो छोटी नहीं कोई बड़ी ब्रांच हमने ली है, वो नीचे गिरेगी तो कोई हवा चल रही हो, कोई भी चीज हो, वो नीचे की तरफ ही आएगी, मीन्स उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास में क्या तूफान भी आ जाए, वो डाल वहीं रहेगी, क्योंकि उसको उस हल्की फुल्की हवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट उसी की जगह पे अगर आप उसके फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट हैवी होते हैं लाइक अ बॉल, तो वो क्या होता है कि वो नीचे गिरते हैं, कई बार हो सकता है बहुत ज्यादा उन्हें अपने प्रेशराइज कर दिया या बहुत तेज हवा है, शायद वो इधर उधर उड़ जाएंगे, बट बेसिकली वो लास्ट में नीचे ही आते हैं। बट अगर आप उसी को वैसे में फ्लावर्स देखें, फ्लावर्स क्या होता है, वो फ्लावर एंड लीव्स वो लाइट वेटेड होती है एज कम्पेयर टू ब्रांचेस एंड फ्रूट्स, तो वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है, मतलब कि वो हवा आ रही है या तेज हवा चलने से भी उनका आना तो बेसिकली वो नीचे ही आएंगे, मींस कि उनकी शायद डायरेक्शन ये हो सकता है कि इधर उधर हवा जाके फिर बेसिकली वो इस डायरेक्शन में नीचे ही अर्थ के सरफेस पे आएंगे। हवा की वजह से उनका मूवमेंट चेंज हो सकता है कि वो स्ट्रेट नहीं आएंगी, वो इधर उधर मूव करके आएंगे, बट बेसिकली आएंगे वो नीचे ही। तो मीन्स कोई एयर या ये चीजें, एक अगर लाइट वेटेड चीज है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, तो उसका पाथ जो है वो चेंज कर सकती है, पर बेसिकली वो चीज टुवर्ड्स द अर्थ ही आएगी। सो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे आप देखें, सो जैसे कि आप एग्जांपल हमने अभी पढ़ा कि फ्रूट्स और लीव्स का, सो क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइक द फ्रूट और लीफ ऑफ प्लांट राइपन्स, जब वो पक जाते हैं, प्रॉपर पक चुके हैं, उन्हें जरूरत नहीं है पेड़ में और लगे रहने की, सो वो क्या होता है, वो वहां से टूट जाते हैं, नीचे की डायरेक्शन में आते हैं और ग्राउंड पे गिर जाते हैं। वो स्काई में क्यों नहीं जाते, वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाते, बेसिकली इसका रीजन है ग्रेविटी। वो ग्रेविटी की वजह से कहीं और नहीं जाते, ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ बांध के रखती है, वो बाउंड है टुवर्ड्स द अर्थ, ग्रेविटी एक्ट करती है जिसकी वजह से वो नीचे ही गिरते हैं, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाते, वो टुवर्ड्स द स्काई नहीं जाते, क्यों किसी और डायरेक्शन नहीं जाती कि किसी की आंख में, किसी के मुंह पे ना लग जाए, वो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हैं।
सो बेसिकली इसका रीजन है ग्रेविटी। सो अब हम देखते हैं ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी एक फोर्स है विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक ऐसी फोर्स जिसपे अर्थ अपने आप अपनी तरफ को सब चीजों को खींचती है। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर हो क्या है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। जैसे कि अगर आप मैग्नेट आपने देखा होगा, मैग्नेट क्या करता है, आप उसके आसपास कोई भी आयरन रस्ट लेके आओ या आयरन की कोई कील लेके आओ, वो कोई भी आयरन की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। आप उसके आसपास रखोगे एक डिस्टेंस पे, वो उसे खींच लेगी, पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही, ज्यादा दूर होगा तो वो नहीं खींच पाती। वैसे ही अर्थ क्या करती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जहां तक उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बेसिकली जहां तक उसकी ग्रेविटी एक्ट करती है, वो वहां से किसी कोई भी चीज गिरेगी तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेगी। उसके पास कोई भी चीज रखोगे वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है। उसके अलावा हमें पता है यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती, वहां पे ऐसी अट्रैक्शन नहीं होती। दैट मीन्स कि अर्थ मैग्नेट के कंपैरिजन में बड़ी है, वो एक बड़ा मैग्नेट है, तो उसकी ग्रेविटी, उसकी फोर्स ज्यादा है, उसका एरिया ज्यादा है जिसे वो कवर करती है। उसके बाद उसकी भी पहुंच नहीं है, वो भी बहुत दूर तक चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। मीन्स अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल पोल से आप बाहर चले जाएंगे, उसकी ग्रेविटेशनल जो पोल है उसको उससे बाहर जाएंगे, सो वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती। बट अगर आप उसके सरफेस के पास हैं, वो चीज वो तुरंत नीचे गिरेगी, वो उसी टाइम पे उस चीज को अट्रैक्ट कर लेगी। एक मैग्नेट की तरह वो अपनी तरफ उन चीजों को खींच लेती है। जैसे कि ये पेड़ है, इसका सरफेस अर्थ जितनी बड़ी है उसके कंपैरिजन में ये पेड़ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जब वो फ्रूट नीचे गिरता है, तो वो हमेशा देखिए जमीन पे इस तरह से आपको फ्रूट्स गिरे मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्रूट गिर के बीच में ही रुक जाए या वो कहीं बीच में ही ऐसे ठहर जाए, वो लास्ट में नीचे की तरफ फॉलो के नीचे ही आ जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये तो हमने ग्रेविटी पढ़ ली। अब हम बताते हैं ये जो ग्रेविटी है ये क्यों है। हमने पढ़ा एक फोर्स की वजह से है। न्यूटन ने उस फोर्स के लिए, बेसिकली वो फोर्स क्या है, क्यों है, उसके लिए एक लॉ दिया था। दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वो न्यूटन ने दिया था, इसलिए उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, जहां से हमें लास्ट में एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिलेगा। सो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। कि मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ले लो, वो किसी और कोई भी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। मीन्स उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है, विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. So basically students, न्यूटन का कहना था कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, वो दूसरी जितनी भी बॉडीज हैं, मतलब पूरे इस यूनिवर्स में, मीन्स ऑल ऑफ द बॉडीज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं एक फोर्स से, जो कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कि मींस जो अगर दो बॉडीज की हम बात कर रहे हैं और उनके बीच में फोर्स कर दो, उन दोनों के मास को आप मल्टीप्लाई कर दो, वो फोर्स उसके प्रोपोर्शनल है। कि जितना ज्यादा उनका मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि वो दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कि डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम होगी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से पता लगता है कि हमारी दो बॉडीज, सपोज यहाँ पे आपको दो बॉडीज दी जाती हैं, जिसमें से एक का मास है m और दूसरे का मास है स्मॉल m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। सो हमारे न्यूटन का कहना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बेसिकली दोनों के प्रोडक्ट के वो प्रोपोर्शनल है। मींस अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू 1/r²। दैट मीन्स कि अगर r आपका बढ़ेगा, दैट मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे, सो आपकी फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। और अगर आप उनका डिस्टेंस कम कर दोगे, उन्हें क्लोज लेके आओगे, सो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दैट इज जो आप फोर्स आप बात कर रहे हैं, वो फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उतनी ज्यादा ही बढ़ जाएगी अगर आप उन्हें क्लोज लेके आएंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये तो आपका हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मतलब हमने ये एक फॉर्मूले की बात की। यहाँ से आपको जनरली पता क्या लग रहा है दोनों को कंबाइन करके, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। सो अब देखते हैं हम इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे पहले हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करेंगे। लेट टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B। सो हमने इसको A माना है, ये आपका ऑब्जेक्ट B है।
सपोज इस जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मास है कैपिटल एम और जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है उसका मास है स्मॉल एम। हमने इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस लिया है, मींस ये जो दोनों ही हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ये सपोज एक डी डिस्टेंस में दूर है, मींस ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है जिनसे हमने इन्हें सेपरेट किया है वो डिस्टेंस है डी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक चीज हमेशा नोट करना कि जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं या मैथमेटिकली किसी चीज को डिराइव करते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है उसकी स्टेटमेंट को लिखना। जैसे कि मैं तो आपको समझाते हुए लिख दूंगी ये फोर्स इस चीज के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जब आप उस चीज को एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जैसे कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि डी जो है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, लेट d be the distance between them which separates the two objects। so basically d आपको पूरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी कि d क्या है और मैं सिंपली लिख दूंगी इसे कि d, आपने ये d लिख दिया, तो आपको भी नहीं पता लगेगा कि d यहाँ पर क्या है जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं। तो वैसे ही जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपकी टीचर आपसे यही उम्मीद करती है कि आप उसे पूरा एक्सप्लेन करें कि वो चीज क्या है, सो आपको वो लिखनी पड़ेगी कि आप उसको कैसे लिखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ masses capital M and small m lie at a distance d from each other as shown in the given figure। Now let the force of attraction between two objects be F। अब हम हमारी फोर्स ले रहे हैं, जो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोली गई है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, हम उसे F ले रहे हैं। सो जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है, हम उसे डोनेट कर रहे हैं बाय कैपिटल F। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि हमारा जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, हमें वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। That is, F is directly proportional to product of their masses, that means capital M multiplied by small m। So ये आ गई आपकी first equation। Now move on to the second thing, that is, and the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them। That is, F is directly proportional to, that is inversely proportional to, F is directly proportional to 1 upon r square, or we say it is inversely proportional to r square। So basically students, यहाँ पर क्या है, आपको बोला गया कि आपकी जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है सो आप इसे d लिख सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। सो हम लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2। सो वी कैन कंबाइन 1 and 2। सो इन दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, जो आपका F है बेसिकली वो इन दोनों के ही प्रोपोर्शनल है। सो ये आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, ये तो इसके हमने बता दिया कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, बट हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर F को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम इसे इक्वल लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, जब हम इसे इक्वल करेंगे तो हम इस टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली यहाँ क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू G, दैट इज अ कांस्टेंट, हमने वो कांस्टेंट G लिया है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M small m, that is product of the masses of two objects, and the distance between, that is divided by the distance between two objects वो जिन्हें हमने उन्हें सेपरेट किया है। सो ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप ये G देख रहे हैं ना, ये जो हमने कैपिटल G लिया है, ये है आपने इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया है, क्योंकि आपने उस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आपने कांस्टेंट वहां पे इंक्लूड किया है। सो ये तो है आपका constant of proportionality। so ये तो आपका आ गया constant of proportionality। but students, ये जो G हमने यहाँ पे अंदर डाला है, that means हमने जो इंक्लूड किया है ना, ये बेसिकली है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बट इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। कैपिटल G जो है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो ग्रेविटी पूरे यहाँ पे एक्ट करती है ना, उस फोर्स के लिए हम एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट लेते हैं जो पूरे यूनिवर्स का सेम रहता है, मींस
थ्रू आउट द यूनिवर्स कह लो या थ्रू आउट द हमारी अर्थ, ये जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, एक कांस्टेंट रहती है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जी क्या आ गया, देयरफॉर जी इज इक्वल्स टू, अब यहां से हम जी को निकालेंगे तो ये सारी टर्म्स यहाँ जाएंगी, ड्यू टू यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, फर्स्ट तो जी किसके इक्वल है, एफ के। अब इन टर्म्स को यहाँ लेके जाना है, तो जब इक्वल टू में हम डिवाइड की टर्म्स इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो टर्म्स हमारी मल्टीप्लाइड में होती हैं वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके अदर हैंड जाके डिवाइड में हो जाती हैं। सो बेसिकली ये क्या आएगा, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम। सो ये जो आपकी क्वेश्चन आ गई, ये आपकी 5th क्वेश्चन आ गई। ये जो आप ये जी की वैल्यू देख रहे हैं ना, ये जो जी है इसे फाइंड आउट किया था हेनरी कैवेंडिश ने, बेसिकली इसे फाइंड आउट किया था हेनरी कैवेंडिश ने, जिसने इसे फाइंड आउट किया था। उसने देखो जितनी भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ उसमें अपनी कैलकुलेशन लगाई होती है, कुछ ना कुछ निकाला होता है, और उन्हें उसके लिए बहुत टाइम लगता है। सो बेसिकली इट्स फॉर नॉलेज कि ये हमारे हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था, जिन्होंने ये इन सालों में काम किया था। डेट मीन्स इन ये उनकी एज थी कि मीन्स उनका जो पूरा थ्रू आउट टाइम था उनकी लाइफ टाइम का, वो ये था जिस बीच में उन्होंने इस जी को फाइंड आउट किया था। स्टूडेंट्स ये तो आ गई आपकी कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स ये तो हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लिया कि हम मैथमेटिकली जी को कैसे लिख सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि बेसिकली जी क्या होता है। अब हम इसकी स्टेटमेंट वाइज देखेंगे। तो हमने मैथमेटिकल देख लिया कि जी क्या है, जी एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हमने फोर्स पता कर लिया, हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया। बट अब हम देखेंगे ये जो हमने जी यहाँ पे एक नई चीज देखी है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो बेसिकली क्या है, उसकी स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, हम उसको अगर हमें पूछ लिया जाए कि जी क्या है, सो हम क्या बोल सकते हैं, हम सिर्फ ये मैथमेटिकल चीज लिख देंगे, और हमें बताना है कि जी क्या है तो हम क्या लिखेंगे। सो नाउ लेट अस टेल यू दैट व्हाट इज जी, जी क्या है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट, जी क्या है, जी एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। हम इसे क्या बोल रहे हैं, ये हमने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम निकाल रहे थे वहां पे हमने इसे एज अ कांस्टेंट यूज किया था। तो ये क्या है, हमारा एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसे हमने कैसे निकाला, जब हम फोर्स को निकाल रहे थे तब हमने इसको इन्वॉल्व किया था, दैट इज हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे जी को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ से हमारा जी क्या आ गया था, देयरफॉर हमारा जी आ गया था एफ मल्टीप्लाई बाय आर, जो है वो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है, जो हमने वहां पे डी लिया था हमने यहाँ पे आर लिख दिया, तो दैट इज एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम। सो ये तो आपका ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये तो है आपका फॉर्मूला, बेसिकली कि आपने जो फॉर्मूला इसका निकाला है कि जी का फॉर्मूला क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की स्टूडेंट्स। तो जी जो है आपका, अब इन सबके यूनिट्स अलग अलग लिखो। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर, और हमने उसका स्क्वायर लिया, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। अब हम मास की बात करते हैं, दोनों ही मास केजीज में होंगे, दैट इज केजी मल्टीप्लाई बाय केजी। सो ये किसके इक्वल आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज kg मल्टीप्लाई बाय kg is kg स्क्वायर। सो जब ये ऊपर जाएगा दैट इज kg इनवर्स स्क्वायर। सो दैट इज, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। नाउ अगर हमें इसे फर्दर हमें इसे बताना है कि ये क्या होता है तो हम इसे कैसे बताएंगे। तो हमने मैथमेटिकली चीजें लिख दी, अगर हमें इसे बताना है बाय स्टेटमेंट तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू बॉडीज, हम दो बॉडीज कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ masses इक्वल टू 1 kg। मीन्स अगर हमें इस जी को बताना है क्या है, सो हम ये जो इसके यूनिट्स हैं उसके हिसाब से उसको डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg। हमने दोनों ही बॉडीज लिए जिनके मास है 1 kg, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है जो उन्हें सेपरेट कर रहा है वो डिस्टेंस है 1 मीटर का। सो वहां से आपका एफ क्या जाता है, एफ इक्वल्स टू जी, दैट इज जी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से एफ क्या आ गया आपका स्टूडेंट्स, एफ आ गया, जी आपका यही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स,
F इक्वल्स टू G। बेसिकली जो आपका G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो अगर जब आप सारी चीजें यूनिटी में ले रहे हैं तो वो आपका आ गया इक्वल टू फोर्स, मींस आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। दैट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल आ जाता है, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये पता लग गया। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि हम G को बेसिकली इन वर्ड्स और स्टेटमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि G क्या होता है। So students, so we can define G as gravitational constant, which is a numerically equal to the force of attraction between two bodies of mass is 1 kg separated by distance 1 meter. So basically हम gravitational constant को हम कैसे define कर सकते हैं कि gravitational constant एक numerically value है, जिसे हम कह सकते हैं numerically अगर हम दो bodies ले रहे हैं 1 kg की और उन्हें 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो न्यूमेरिकली वो इक्वल आ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और जो उसका फॉर्मूला है वो ये है, G इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। डेट इज जो R है वो हमारा दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है, और जो हमें नीचे डिवाइड किया दैट इज मास ऑफ वन बॉडी एंड मास ऑफ टू बॉडीज, दैट इज दोनों ही बॉडी के मासेस का प्रोडक्ट जिसे हमने डिवाइड किया। सो ये हमारा G का बेसिकली फॉर्मूला है, जो कहां से है, जो हमारा फोर्स के फॉर्मूले से है, जो कि क्या था, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड डिवाइडेड बाय द दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यहाँ से हमने इक्वल टू का साइन निकाल के हमने यहाँ पे G इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हमारा ये आया था, और यहाँ से हमने G की वैल्यू ये निकाली थी जो यहाँ पे गिवन है। सो G के जो हमारे यूनिट्स हमने निकाले थे वो क्या थे, हमने इन सब के अलग अलग यूनिट्स लिखे थे कि हमारे क्या यूनिट्स आते हैं। फोर्स के यूनिट आ गए न्यूटन, आर स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस के यूनिट आ गए मीटर स्क्वायर, एंड ये मासेस का प्रोडक्ट आ गया दैट इज केजी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके यूनिट्स आ जाते हैं कि G के यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज Please note the value of G is always constant. It never changes. That is the reason that is called यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेसिकली स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी ये वैल्यू है G की, ये थ्रू आउट द आप कहीं पे भी ले ले, चाहे आप अर्थ के किसी कोने में चले जाएं, G की वैल्यू कभी चेंज नहीं करती। ये जो आपने G देखा है ना, ये कैपिटल G, ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा है कि G जो है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं होती कभी भी, आप चाहे उसे कुछ भी देख लें वो हमेशा सेम ही रहता है। और जो वो वैल्यू है ना G की, वो पता है क्या है, जो हमेशा हमने ये तो पढ़ लिया कि G जो है वो कांस्टेंट रहेगा, G कभी भी चेंज नहीं होता, तभी हम उसे, रीजन है कि हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। बट स्टूडेंट, कोई तो वैल्यू भी होगी G की। सो आपकी जो G की वैल्यू होती है ना, दैट G इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11। ये आपकी जो वैल्यू है, ये आपकी G की वैल्यू है। जो यूनिट्स हैं वो वही रहेंगे जो G के रहते हैं, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। सो ये जो यूनिट्स हैं ये सेम रहते हैं G के दोनों के लिए, जैसे ऑल द कहीं पे भी आप वैल्यू लें ये सेम है, और वैल्यू जो है वो हमेशा यही रहती है, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। कि जब हम बात कर रहे हैं कि क्या मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हम उसे अर्थ और अर्थ के सरफेस पे 1 kg का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हम उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, सो वो क्या होगी। अब यहाँ पर एक अर्थ की बात हो रही है जो कि इतनी हैवी है, अर्थ इतनी बड़ी है, और उसकी दूसरी साइड पे हमने एक 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया। सो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या फोर्स एक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, फॉर द सॉल्यूशन वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू दैट इज F। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को F से डोनेट करते हैं तो ये होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे आपका कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है आपका मास ऑफ द अर्थ, आपकी अर्थ का मास है। जो अर्थ का मास है स्टूडेंट्स वो भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, अर्थ देखो कभी चेंज नहीं होती। वो मास जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप इसे देखेंगे वो फिक्स रहता है हमेशा, जो कि पहले ही प्रूव्ड है लॉजिकली। सो वो जो मास है वो इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24 kgs है, ये आपका अर्थ का मास है जो आप कैपिटल M से लेंगे। नाउ वी कम टू द स्मॉल m मास, दैट इज
मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपको ऑब्जेक्ट का मास दिया, तो इस क्वेश्चन में वो आपको क्या गिवन है, वो आपको इक्वल टू 1 kg गिवन है। और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज कैपिटल आर, वो क्या है, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। बेसिकली वो अर्थ का रेडियस है, क्योंकि दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस है, दैट इज वन, जो ऑब्जेक्ट है और अर्थ के बीच में, वो अर्थ का रेडियस का ही डिस्टेंस है। तो बेसिकली अर्थ के जो रेडियस का डिस्टेंस है वो हमारा वो भी सॉल्व है, दैट इज 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। सो ये आपका अर्थ का रेडियस, तो ये है अर्थ का रेडियस। सो अब हम इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें पुट करेंगे। सो हमारी फोर्स क्या आ जाएगी, पहले हम अपना जी पुट करेंगे, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11, देन मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कैपिटल एम, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24। नाउ वी केम टू द स्मॉल एम, दैट इज 1 kg। अब हम इसे डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर से, तो हमारा आर क्या है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 इसका स्क्वायर। जब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे एंड पूरी कैलकुलेशन करेंगे, हम यहाँ से पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6.4 से डिवाइड करेंगे, सो हमारा जो मेनली आंसर आएगा दैट इज 9.8 न्यूटन। सो बेसिकली आपकी जो फोर्स लगेगी वो 9.8 न्यूटन लगेगी, आपकी जो बेसिकली फोर्स है। नाउ हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज करते हैं। So the next example is the mass of the earth is 6 multiplied by 10 raised to power 24 kgs and that of the moon is 7.4 multiplied by 10 raised to power 22 kgs. If the distance between the earth and the moon is 3.84 multiplied by 10 raised to power 5 kilometers, calculate the force exerted by the earth on the moon. So students basically इस क्वेश्चन में आपको अर्थ का मास गिवन है और आपको मून का मास गिवन है। ये जो मास यहाँ पे गिवन है ना स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट मासेस है, ये इनके यूनिवर्सल मास है, जो कि आप हमेशा इनकी यही वैल्यू लेते हो। सो हमें बेसिकली अर्थ और हमारे पास मून का मास गिवन है। सो हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि अगर हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर दिया हुआ है, सो हमें बताना है इन दोनों के ऊपर दैट इज What force exerted by the earth on the moon, की अर्थ मून पर क्या फोर्स लगाएगी, अगर मून उसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगी। बेसिकली अर्थ हमें पता है हर चीज को अट्रैक्ट करती है, तो वो मून पे क्या फोर्स लगा रही होगी कि वो उसे अपनी तरफ क्या अट्रैक्शन ले रही होगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट हम लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन में गिवन थिंग्स, जो चीजें हमें गिवन होती हैं। so, यहाँ पे फर्स्ट हमें जो गिवन दैट इज मास ऑफ अर्थ, हम उसे कैपिटल एम से डोनेट करेंगे, दैट इज इफ मास ऑफ अर्थ हमें क्या गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24 kgs, तो ये आपको कैपिटल M गिवन है। नाउ हम स्मॉल m की बात करते हैं, मास ऑफ मून, तो वो आपको क्या गिवन है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22 kgs, तो ये आपको मास ऑफ मून गिवन है। डिस्टेंस d जो आपको गिवन है वो क्या है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर। जब आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे दैट इज किसके इक्वल आ जाएगा 3.84 multiply by 10 raised to power 5 multiply by 1000 meters because 1 kilometer equals to 1000 मीटर होता है। सो यहाँ से ये क्या आ गया 3.84 multiply by 10 raised to power 8 मीटर। सो ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। सो अब हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, वो क्या आएगी, हम उसे कैपिटल एफ से डोनेट करेंगे। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है जी मल्टीप्लाई बाय capital M small m, that is mass product of masses of the two objects divided by the square of the distance between them. So ये आपके पास है फॉर्मूला। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारी g की वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11। अगर आपने पीछे थ्योरी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो ये आ गई आपकी g की वैल्यू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कैपिटल M। सो वो क्या गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24 और जो स्मॉल m है वो आपको गिवन है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22। अब हम इसे डिवाइड करेंगे r स्क्वायर से, तो यहाँ से r स्क्वायर आपको दैट इज जो आपको d दिया है, तो आप r डिस्टेंस तो दोनों ही है, तो आप r की जगह पे यहाँ पे d लिख लीजिए, यहाँ पे d की जगह पे r लिख लीजिए, बात एक ही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया आपका 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से जब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22
न्यूटन। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पे मासेस दिए हुए हैं इनके केजी मल्टीप्लाई हुए केजी स्क्वायर, नीचे का जो आपका दैट इज आपका जो है उससे वो आपका मीटर वहां से कैंसिल हो जाएगा, केजी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपकी जो बेसिकली यूनिट्स है वो यहाँ पे जो आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स हैं उनसे मीटर और केजी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो आपका बचेगा सिर्फ न्यूटन। सो फोर्स के जो यूनिट्स है वो आ जाएंगे न्यूटन। दैट मीन्स कि आपका जो है 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 20 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्सर्ट करेगी अर्थ ऑन द मून। सो दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द moon. So with this video, we came to an end of this video. So I hope you like it. So if you like the video, hit the like button. Share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me Mansi signing off. We meet in the next video with a new session. So till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. And for more information, please visit on our website that is diyaeducates.com.